तो जब आपने ये बात कही ना कि जी वो लोग पेमेंट प्लान देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता, क्या मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ नहीं कर सकता। उस चीज के अंदर लोग जो बड़ी पिक्चर है वो इग्नोर करते हैं। मतलब हमारा रोल क्या बनता है, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं ओमान के बारे में, ये गाइड कर रहे हैं रियल एस्टेट में, क्या जरूरत है चले जाए किसी भी डेवलपर के पास, कनेक्ट हो जाइए और जाके खरीद लीजिए। ऐसे ही होता है ना। इस चीज के लिए आपको एक थर्ड पार्टी चाहिए जो आपको विदाउट इमोशंस जो है वो आपको ये इम्पार्शियल एडवाइस दे सके। नंबर्स के हिसाब से ये अच्छा है, पसंदीदगी के हिसाब से ये अच्छा है, और शॉर्ट टर्म में ये अच्छा है, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा है। तो उस और 5 रियल साल के एस्टेट तो अंदर वैसे भी लॉन्ग टर्म गेम है ना। आप रियल एस्टेट में वैसे अगर भी इन्वेस्टमेंट कर मिनिमम रहे हैं, लॉन्ग टर्म गेम है, तो हाँ, 5 साल का तो बनता मैं ही तो है ना बल्कि हिसाब 5 साल से ज़्यादा का बोलता हूँ लोगों को कि अगर आप रियल एस्टेट में एज एन इन्वेस्टर घुस रहे हैं तो आपका होराइजन 8 to 10 ईयर्स होना चाहिए अगर आपने अच्छे रिटर्न्स लेने हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते आपसे कि यार ये बंदा तो बहुत टाइम लगा रहा है, यार किसी और बंदे को देखो, ऐसा नहीं होता। होते हाँ। बेखासी ये जो हमारी पॉडकास्ट हैं वो हमें ज्यादातर लोग वही अप्रोच करते हैं जिनको ये डिटेल चीजें जो है ना वो सूट करती है। वो तो किसी भी प्रोजेक्ट में सकता है, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो मेक श्योर करते हैं कि रेपुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें ना हो, क्योंकि इस वक्त ओमान बड़ी सेंसिटिव पीरियड के अंदर है। एक बुरी खबर ओमान के मुस्तकबिल को खराब कर सकती है। और उनको ये भी पता है कि हमें कॉम्पीट करना है सऊदीया से, हमें कॉम्पीट कतर से करना है, हमें कॉम्पीट पूरे यूएई से करना है, पहले तो दुबई से करना होता था। तो मैंने कहा चलें फिर हम लोगों को ये बता दें कि वो अफोर्ड क्या कर सकते हैं ओमान में। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हमारा जो टॉपिक है वो ओमान की रियल एस्टेट के हवाले से ये, लेकिन हमने जो आज समराइज़ किया टॉपिक है वो ये किया कि लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत है कनाडा में कि भाई लोग जो हैं घर नहीं खरीदते, लोग मंथली पेमेंट खरीदते हैं। यानी कि वो देखते हैं कि उनकी जो मंथली पेमेंट है वो उनके बजट में फिट हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो देख के अपना डिसीजन लेते हैं और फिर प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं। तो ओमान में भी कुछ इसी किस्म की हमारे पास क्वेश्चंस आए थे कि भाई क्या पेमेंट प्लान है, क्या मंथली पेमेंट प्लान है, ताकि हम देख सकें कि वो हमारे मंथली बजट में फिट होता है कि नहीं होता। तो आज जो हमने डिस्कशन रखा है वो इसी हवाले से रखा है कि हम देखेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं और वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं आपको पर मंथ बेसिस पे, ताकि आप अच्छी तरह उसको देख सकें कि भाई ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो हमारी मंथली बजट के अंदर फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो उसी हवाले से हमारे गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ। मुहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं यासीना? ठीक ठाक, सब खैरियत है। तो वो जो मैंने आपको जुमला कहा था, लगता है आपके दिमाग में वो फिट हो गया कि भाई लोग जो है वो मंथली प्लान खरीदते हैं, वो पेमेंट यानी कि प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, वो प्लान खरीदते हैं और उसको देख के फिर वो अपना फैसला करते हैं। यार दरअसल पिछले कितने 17 साल से मैं सेल्स और मार्केटिंग में हूं। इनसाइट जो है ना वो गेम है, हम्म। और वो जो आपने उस दिन दी थी वो इनसाइट दी थी। अच्छा, और वो मैंने ऐसे कनेक्ट किया क्योंकि रियल एस्टेट करते हुए मेरा पहला एक्सपोजर है कि मैं B2C कर रहा हूं। इससे पहले मैंने सारा B2B किया है। अच्छा, B2B में जो डिफरेंस है और B2C में जो मेजर डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि वो उसमें किसी और के पैसे होते हैं, कंपनी के पैसे होते हैं, और वो उसको खर्च कर रहा होता है। तो उसकी फीलिंग डिफरेंट होती है, उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है, उसको अपना करियर, अपनी अपनी जॉब, ये सारी चीजें देख रहा होता है वो। यहाँ पे उसकी हार्ड अर्न मनी है, चाहे किसी खातून की हो या किसी हजरत की हो, हार्ड अर्न मनी है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका उसका रिस्क होता है। सो वो जिस तरह से उसको देख रहा होता है वो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने ये बात कही ना कि जी वो लोग पेमेंट प्लान देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता, क्या मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ नहीं कर सकता। और उस चीज के अंदर लोग जो बड़ी पिक्चर है वो इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो बिल्कुल। ये रोल है कि यार ये मतलब हमारा रोल क्या बनता है, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं ओमान के बारे में, ये गाइड कर रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्ट, क्या जरूरत है चले जाए किसी भी डेवलपर के पास, कनेक्ट हो जाइए और जाके खरीद लीजिए। ऐसे ही होता है ना। तो बिल्कुल। ये बीच में हमारे आने की जबरदस्ती क्या क्या जरूरत है। लास्ट टाइम आपने एक और बात भी की थी, उसको भी मैं यहां कनेक्ट करूंगा। आपने कहा था कि जो साइकी है ना बाइंग की, कि आप क्यों खरीदते हैं और खुद खरीदने के प्रोसेस में आपकी साइकी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और वो किस तरह से वो जो कॉग्निटिव बायसेस हैं वो आपको गलत फैसला करा देते हैं। हम्म। तो इस चीज के लिए आपको एक थर्ड पार्टी चाहिए जो आपको विदाउट इमोशंस जो है वो आपको ये इम्पार्शियल एडवाइस दे सके कि भाई नंबर्स के हिसाब से ये अच्छा है, पसंदीदगी के हिसाब से ये अच्छा है, और शॉर्ट टर्म में ये अच्छा है, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा है। तो हमेशा जब आपके पास कोई बंदा होगा जो आपको इस तरह की गाइडेंस दे रहा होगा, तो बात यह है कि करना तो आप ही नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फैसला तो आप ही करना है इवेंचुअली कि आपने खरीदना है नहीं खरीदना। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास सारे ऑप्शंस निकल कर आ गए।
अब मैं फिर उसी बात दूंगा एग्जांपल के हैं साहब, उन्होंने फिर एनालाइज किया पूरा, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार मुझे ये लेना है, फिर वो उन्होंने हमारी वीडियो देख ली, वीडियो देख के वो हमारे पास आ गए, उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा आप हमें गाइड कर दीजिए। अब हमने जब अपने वही नंबर्स फैच किए, निकाले, कंपैरिजन वगैरह किए, तो पता ये चला कि कंपैरिजन में जो ये वाला जो उन्होंने चूज किया था वो तो बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है पैसों के हिसाब से एक सर्टेन पीरियड, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन, मैं जो कैलकुलेशन करता हूँ वो 4-5 साल की करता हूँ। शॉर्ट टर्म करने का तो कोई फायदा नहीं है। 5 साल के होराइजन में जब आप चीज़ों को डालते हैं तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है कि भाई इवेंचुअली 5 साल में मुझे नुकसान होगा, फायदा होगा। 1-2 साल का तो कोई वो नहीं होता, प्लानिंग नहीं होती। तो उस 5 और रियल साल के एस्टेट तो अंदर वैसे भी लॉन्ग टर्म गेम है ना, आप रियल रियल एस्टेट एस्टेट में तो अगर वैसे भी इन्वेस्टमेंट कर मिनिमम रहे हैं। लॉन्ग टर्म गेम है, तो हाँ, 5 साल का तो बनता ही मैं है तो ना बल्कि हिसाब 5 किताब। साल से ज़्यादा का बोलता हूँ लोगों को कि अगर आप हाँ रियल एस्टेट में एज एन इन्वेस्टर घुस रहे हैं तो आपका होराइजन 8 to 10 ईयर्स होना चाहिए अगर आपने अच्छे रिटर्न्स लेने हैं। हाँ, दरअसल इसमें ये भी एक और सिलसिला है ना यासीन, जैसे बहुत सारे लोग जो है ना, खासकर ओमान में जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो अभी रेजिडेंसी के लिए करने जा रहे हैं। वो उनकी प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता। बहुत ही हाँ, 20% वो लोग ऐसे डिफरेंट है। होंगे जो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं दुबई से, या डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अमेरिका से। उनको अमेरिका से नहीं जाना, उन्होंने कहा हमें जाना ही नहीं है, लेकिन दुबई में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी थी, अभी नई मार्केट्स खुल रही हैं तो मैं वहां जा रहा हूँ। लेकिन 80% वो लोग हैं जो कि इवेंचुअली अपना रिटायरमेंट वहां देख रहे हैं या मूव करना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो होराइजन है उसमें ये कि यार ये मेरा रेंट पे चला जाएगा, ये बिक जाएगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी, वो उनके ये वाले कंसर्न्स होते हैं। और बिल्कुल। प्रोबेबली उनके पास कोई बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं भी नहीं, मैक्सिमम 2 या 3 प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो उस हिसाब से देख रहे होते हैं कि क्विक रिटर्न्स बने। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हमारा रोल जो है वो फिर ये बन जाता है कि हम आपकी एक्स्ट्रा आंखें, एक्स्ट्रा दिमाग वो बन जाते हैं, और दिमाग में कहते हैं यार ये भी सारी चीजें मौजूद है। तो फिर जब आप फैसला करते हैं ना, तो उस फैसले के अंदर फिर आपको ही पता होता है कि भाई सारे ऑप्शंस निकाल लिए थे। लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि मैं तो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी लोगों को भेज देता हूँ, मैं कहता हूँ इसको भी देख लो। वो कहते हैं अभी तो बहुत है, अभी तो 3 साल है, ये कुछ है। मैंने कहा यार देख तो लो, 3 साल के बाद तुमको ये क्या, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, इसमें ये क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो जो तुम्हें पता हो सकता है इस वक्त आज की तारीख में, वो तुम्हें पता चल जाए। अब आगे कोई चीज चेंज हो जाती है उसका तो कोई कुछ नहीं कह सकता, बट एटलीस्ट हमारे पास वो जो है ना, व्हाट इफ, यार काश ये देख लेते, काश वो देख लेते। तो ये काश वाली चीजों को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी लेकर आए, इसीलिए हमारा जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा होता है। हम आपको रोक रहे होते हैं खरीदने से, कहते हैं ना अरे ये मुझे पसंद आ गया, ये एक बार ठहर जाओ, अभी ठहरो, पहले जरा एसपी रिव्यू कर लेते हैं, नंबर्स देख लेते हैं, कोई जहन में कंसर्न तो नहीं है। या आजकल जो हमने एक टॉप डिस्कशन जो लास्ट इसमें किया था पॉडकास्ट के अंदर, रेजिडेंसी का, मैं तो हर बंदे से कहता हूँ यार ये आरओपी का ईमेल एड्रेस है, ये फोन नंबर है, प्लीज खुद ईमेल कीजिए, प्लीज खुद फोन पे बात कीजिए। हमारे पास भी हैं चीजें, लेकिन आप खुद कीजिए। और 8 आउट ऑफ 10 में उनके जवाब आ जाते हैं, बता देते हैं आपको। तो ये पीस ऑफ माइंड आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप इसी वजह से तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जो है ना ड्यू डिलिजेंस का जो प्रोसेस है ना, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जहां आपने इसको स्किप किया तो ये आके खड़ा हो जाएगा कहीं पे ऐसी जगह पे, आप कहेंगे अरे ये तो उस वक्त पता ही नहीं था, या मुझे किसी ने बताया नहीं, या ये नहीं था, वो नहीं था। बात ये कि आप भी और ये चीजें होती हैं। थे खरीदने में। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.
दिल चाहता है ना, जब शॉपिंग करनी होती है तो कितना दिल चाहता है, हाँ, गाड़ी खरीद लो, कपड़े खरीद लो, ये एक्साइटमेंट होती है खरीद ना लो, बहुत वो ज़्यादा। खरीद लो। हाँ, तो आप और कहते हो यार उसी ये निकल एक्साइटमेंट जाएगा। में, हाँ, हाँ, और उसी एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ें मिस होती हैं। बहुत सारी चीजें ये हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ ऐसे है, आपके ऐसे साथ ही भी है, हुआ होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल हम्म, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। सो उस प्रोसेस को हम थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। हम्म, तेज करने की कोशिश नहीं करते, स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। और उसमें लोग कभी कभी वो भी होते हैं, अरे ये तो ऑफर चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैं कहते हैं यार वो 500 रियाल की ऑफर के लिए, या ऐसे 1000 रियाल की ऑफर के लिए अगर आपने गलत फैसला कर लिया, हाँ। तो फिर आप बाद में कहेंगे यार मैंने क्यों कर अच्छा, लिया। इसमें इसमें ऐसा नहीं होता कि लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते आपसे कि यार ये बंदा तो बहुत टाइम लगा रहा है यार, किसी और बंदे को देखो, ऐसा नहीं होते होता? हैं, होते हैं, हाँ। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से ये जो हमारे जो पॉडकास्ट हैं वो हमें हेल्प इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि हमें ज़्यादातर लोग वही अप्रोच करते हैं जिनको ये डिटेल चीज़ें जो है ना वो सूट करती हैं, और उनको अंदाज़ा है कि अगर वो कैसी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहां उनको उनको पता नहीं है, तो उनको बहुत सारी बातें पता होनी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो कि डायरेक्टली वहाँ पे कुछ डेवलपर के साथ कनेक्ट हुए थे, उनसे जब मेरा बातचीत स्टार्ट हुई, तो वो कहने लगे ये तो मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं, मुझे तो ये भी नहीं बताया, मुझे तो ये भी नहीं बताया, मुझे तो ये भी नहीं बताया। मैंने कहा देखिए दो चीज़ें, एक तो उन्होंने बताया नहीं, दूसरा आपने आपने पूछा नहीं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ये कि मेरी तो मैं तो पूरा मेक श्योर करता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि बंदा कहाँ खड़ा हुआ है, बंदे की कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ये कितने अरसे से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट का रीज़न उसका उसका क्या है, उसकी बेगम को अगर घर पसंद आ गया है तो ये वो वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मुझे पता होती, और मैं उनके सामने रखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ ये अब आपकी आपकी चॉइस है कि आप इसके साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते बिल्कुल नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर जाना चाहते हैं तो ये प्रोज एंड कॉन्स है, क्योंकि कोई भी आपको स्मूथ इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिलेगी दुनिया में, कहीं नहीं मिलेगी स्मूथ। कुछ ना कुछ चीजें किसी न किसी चीज की आगे पीछे होंगी। बस एक्सपेक्टेशंस को ठीक रख के उतरिए। अगर 4 चीजें अच्छी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 10 चीजें भी अच्छी होंगी, बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन यह कि अगर आप 2-4 आपने इन्वेस्टमेंट्स कर ली और आपको आइडिया हो गया, जैसे हमें आइडिया हो गया कि भाई नरम गरम चलता है, बट मेजर ब्लंडर्स नहीं होने होने चाहिए। अब पाकिस्तान में हमारी प्रॉपर्टी है 9 साल से फंसी हुई है, 8 साल से 9 साल से फंसी हुई। अब क्या हमने फंसी हुई छोड़ बात दिया क्या मतलब, उसको? आपको मिल ही रही वापस? यार वो प्रोजेक्ट लेके फंस गए हैं। वो 2 पार्टनर्स थे, बड़े बड़े नाम है वहां पाकिस्तान के, उनकी आपस में हो गई लड़ाई शड़ाई, जो भी कुछ है, पैसों वैसों के मसले खड़े हुए, कुछ हुए, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो फंसा हुआ है 9 साल से। लेकिन क्या हम उसे हर हफ्ते फॉलो नहीं करते? हर हफ्ते नहीं सोचते कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? लगे हुए, नौकरी है सबने एक तरह की उनके पीछे लगी हुई। तो अब हमने तो वो इंड्योरेंस बना लिए, क्रिएट कर लिए, और क्योंकि हम वर्स्ट मार्केट देखकर आए हुए हैं, तो हाँ, यहाँ की मार्केट के अंदर वो वाले मसले मसाइल नहीं है जो मसले यही मैं मसाइल। आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे पाकिस्तान में ये रिस्क होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यानी कि अगर बिल्डर ने कुछ करना चाहा, आप कुछ उखाड़ नहीं सकते उसका, क्योंकि आपके पीछे लॉ नहीं खड़ा हुआ। तो ओमान में, दुबई में तो मुझे पता है उसमें काफ़ी प्रोटेक्शन है कंज्यूमर के लिए। ओमान में क्या सीन है? यार ओमान में इनके अब लॉज स्ट्रांग हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एस्क्रो है, एस्क्रो आए हुए 4-5 साल हुए। एस्क्रो बहुत नया है ओमान के अंदर, इससे पहले एस्क्रो नहीं था, क्योंकि अब उनको पता है कि हमें इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, तो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन जो है वो हमें प्रायोरिटाइज करनी है। तो अब वो चीजें बन रही हैं। इवन उन्होंने इन्वेस्टमेंट के कोर्ट्स अलग कर दिए। अभी रियल एस्टेट का कोर्ट अलग नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने इन्वेस्टमेंट के कोर्ट्स अलग कर दिए। तो ये इंडिकेशन है कि बेसिकली उसको इसी तरह से ले रहे हैं जिस तरह से दुबई ने अपने लिए लिया है कि भाई हमें जब तक हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये फ्रीली आके कैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है, हम्म, कौन रोक सकता है? जलजला आ गया, तूफानी बारिशें हो गई, कोविड आ गया, हाँ, वो नेचुरल ट्रेड वॉर डिजास्टर तो ऑफ क्रिएट कोर्स, हो गई, हाँ, कुछ भी वो हो जो सकता नेचुरल है। डिजास्टर्स हैं उनको नेचुरल तो आप रोक नहीं डिजास्टर्स, सकते। वही तो कह रहा हूं, लेकिन कुछ भी जैसे हो सकता है। जो आपने एग्जांपल दी पाकिस्तान की, कि भाई दो बिल्डर्स में आपस में फटा हो गया और प्रोजेक्ट जो है स्टॉल हो गया। अब उस केस में अगर जैसे फॉर एग्जांपल ओमान में ऐसा होता है, तो जो इन्वेस्टर है उसके पास ऑप्शन है कि भाई वो जाए कोर्ट में और कहे कि भाई आई वांट माई मनी बैक। ऐसे ही है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है?
अब उसमें एक और बड़ा फैक्टर ये होता है कि ओमान में मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर ओमानी गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है, और इसीलिए फिर आप देखते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करने का। फिर आप कहते हैं कि चलो मैं पैसे ज्यादा दे रहा हूं लेकिन सुकून से सोऊंगा मैं। अगर मैं किसी छोटे मोटे डेवलपर के साथ चला गया जिसकी पार्टनरशिप्स हैं और अभी वो स्टार्ट हुआ है या कुछ थोड़ा सा पीरियड उसके साथ हुआ है, तो वो फिर आपको जाहिर सी बात रिस्क है। और दूसरे ये कि हो तो किसी भी प्रोजेक्ट में सकता है, लेकिन जहां गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है पर्सनली, तो वो मेक श्योर करते हैं कि रेपुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें ना हो, क्योंकि इस वक्त ओमान बड़ी सेंसिटिव पीरियड के अंदर है इस वक्त, बहुत सेंसिटिव। एक बुरी खबर ओमान के मुस्तकबिल को खराब कर सकती है, इतनी है इस वक्त सेंसिटिविटी हाई। और उनको ये भी पता है कि अब हमें कॉम्पीट करना है सऊदीया से, हमें कॉम्पीट कतर से करना है, हमें कॉम्पीट पूरे यूएई से करना है। पहले तो दुबई से करना होता था, अब तो पूरा यूएई खड़ा हो रहा है, तो उनको एग्जैक्टली पता है। तो इस वजह से वो बड़े विजिलेंट हैं इस चीज़ों के अंदर कि मैं कैसे कैसे नए लॉज लेकर आऊं और मैं आगे आगे आगे, आगे चलूं। तो खैर ये एक जनरल बात थी जो हमने शुरू में की कि ये हम ये क्यों कर रहे हैं। और वो जो आपने कहा था कि जी पेमेंट प्लान खरीदते हैं, तो मैंने कहा कि मेरे पास भी जो क्वेरीज आती थी वो यही हो रहा होता था कि यार ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें। तो मैंने कहा चलें फिर हम लोगों को ये बता दें कि वो अफोर्ड क्या कर सकते हैं ओमान के अंदर। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. अच्छा, ये मैंने शीट बनाई थी। अच्छा, इसमें मैंने ऑब्वियसली डेवलपर्स हाईलाइट नहीं किए हुए, लेकिन समझिए 4 डेवलपर्स हैं, इनकी मैंने वो कर दिया, लेजेंड बना दिया इनका। ठीक है, डीपी मींस डाउन पेमेंट, ओएमआर के अंदर ये है और यूएस डॉलर के अंदर ये है। तो आप समझिए कि तकरीबन आपको 20,000 एवरेज चाहिए यूएस डॉलर्स अगर आपको स्टूडियो खरीदना है तो डाउन पेमेंट के लिए। डाउन पेमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मंथली कितनी होगी। तो अब ये देखिए स्टूडियो के अंदर जो मिनिमम मंथली है वो तकरीबन $1,500 की है। सही है। $1,500, $2,600 एंड $6,700। और ये 5 साल के पेमेंट प्लान पे? जी बिल्कुल, 5 साल का पेमेंट प्लान है, लेकिन डिलीवरी इनकी अर्ली है, जून 2028 की है। यानी 3 साल में आपको डिलीवर करेंगे और 5 साल में पेमेंट प्लान देंगे, इसी वजह से ये कम है। अच्छा, पोस्ट हैंड ओवर जो पेमेंट प्लान है वो भी वही रहेगा, यानी कि 1443 जो है जो आप ये वही लेके, हाँ वो भी। अच्छा ठीक है, सही है, समझ गया। ये ऐसा है जैसे 20% आप डाउन पेमेंट पे करेंगे, राइट? हाँ, 40% इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे टिल हैंड ओवर, ठीक है, और फिर 40% आफ्टर हैंड ओवर। ठीक है। तो 60-40 अच्छा, का इसमें प्लान है। ऐसा डिस्काउंट होता है कि अगर कोई बंदा कैश पे पूरा पे करना चाहे, पेमेंट प्लान पे ना जाए? यार ये डिपेंड करता है कि कौन सा डेवलपर है वो किस सिचुएशन में, राइट? इन जर्नल जो है वो मैक्सिमम 2 से 3% देते हैं, वो अच्छा, इससे ज्यादा देते नहीं है, अनलेस अनटिल कोई बल्क डील्स हो कि भाई मैं 3 यूनिट खरीद रहा हूँ, 4 यूनिट खरीद रहा हूँ, तो फिर उस पर आ जाते हैं कि ठीक है हम इतने इतने % आपको कर देते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल यूनिट ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं कैश पे कर रहा हूँ, तो वो मैक्सिमम 2 से 3% मिलेगा, जिसको मैं खुद डिस्करेज करता हूँ। रीजन ये है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको सारे पैसे देने की जरूरत नहीं है, उसको चाहिए कि वो इंस्टॉलमेंट के साथ चले, ताकि वो देखते हुए चले ना कि ये काम कैसे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो मेरी पेमेंट जा रही है, राइट? मॉनिटरिंग चले साथ साथ। अगर आप सारे पैसे शुरू में उनको दे देंगे जिसके बारे में आपको कुछ खास पता ही नहीं है, और पता चला 1 साल के बाद उन्होंने काम नहीं किया, हाँ, तो आपने सारे पैसे दिए हुए। बिल्कुल बिल्कुल। कंट्रोल नहीं, मैं किस उस तरह हवाले से पूछ रहा था कि जैसे अगर हैंड ओवर मिल जाता है तो जो जो रिमेनिंग पेमेंट है, बकिया पेमेंट 2 साल की, वो अगर बाय कि ठीक है भाई मैं लमसम देने के लिए तैयार हूँ, मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दो, तो ऐसा होता है? आई थिंक इंडिविजुअल केसेस पे होता होगा कि आप जाके बैठ गए वहां पे और आपने डिस्कस कर लिया कि दे दें। लेकिन अगर जैसे आप बुकिंग करा रहे हैं, अभी उस बुकिंग वक्त तो करा हाँ, रहे ऑफ हैं कोर्स और नहीं आप कह होगा। रहे हैं मैं 100% पेमेंट आपको कर रहा हूँ, हाँ, वो तो फिर मेक तो सेंस नहीं उस पे करती वो बात। 3% की बात कर रहे हैं कि हम आपको 3% तक दे देंगे। ठीक है, वो तो फिर ऑफ कोर्स सेंस भी नहीं करती ना कि आप
रिस्क लेना है इतना बड़ा, एकदम लमसम पे करके। हाँ। एग्रीड एग्रीड, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ वो 3% इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुम्हारी रातों की नींदें जरूरी हैं। तो ये वाला सिलसिला है। तो आप स्टूडियोज का एंट्री आपने आपको समझ आ गई कि तकरीबन हाँ एवरेज $20,000 चाहिए और मंथली जो है वो इतनी है आपकी, ठीक है। ठीक है। अब आ जाते और हैं आप वन ये कह बेड। रहे थे कि स्टूडियोज़ वहाँ पे इतने बनते नहीं है एज़ कम्पेयर टू दुबई। अब बनने शुरू हुए हैं। अच्छा। हाँ, स्टूडियोज इतने पॉपुलर नहीं है वहां पे, लेकिन ये क्या, हम्म। क्योंकि एक्सपेट्स आ रहे हैं, जॉब्स पे आएंगे शुरू में, फिर अपनी फैमिलीज को बुलाएंगे, फिर बहुत सारे ओमानीज जो हैं वो अपने मतलब आउट ऑफ मस्कत से ट्रैवल करते हैं ना, तो वो जब आएंगे तो रहेंगे तो वो कहेंगे चलो स्टूडियो ही मिल जाए। इनकी शादियां नहीं हुई भी होती तो वो कहें क्या जरूरत है मुझे वन बेड लेने की, चलो मैं वो ले लेता हूँ। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। पहले तो वहां पे इवन अपार्टमेंट्स का भी इतना ट्रेंड नहीं था, ओमानी रहते नहीं थे उनमें, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो बेसिकली वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं ना, हमारी तरह की। क्या वो बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको कमरे चाहिए, एक फैमिली हो गई है, वो एक घर में रह नहीं सकती, तो इस तरह से लोग अब निकल निकल के ना अपार्टमेंट्स में हो गए। इवन अब ओमानी भी अपार्टमेंट में रहते हैं। मैं तो क्योंकि जब भी कितने 12-13 साल हो गए, मैं जब भी गया हूँ तो मेरा कजन था वहां पे ना, ओमान के अंदर, मैं उसके पास ठहरता था, वो अपार्टमेंट्स में होता था, उसके पड़ोसी ओमानी होते थे वहां पे। तो ये कि वो ट्रेंड अब स्टार्ट हो गया, पहले नहीं था इतना इतना ट्रेंड। ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं वन बेड के ऊपर। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, आप अगर दोबारा जाएं इस पे। तो जो लास्ट वाली जो लाइन है जिसमें आपने 2026 का हैंड ओवर लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर वे है, यानी कि वो बस अंडरवे, कंप्लीट होने वाला नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल ऐसे ही? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल अंडरवे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आगे चलें। ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं वन बेड पे। तो अगर आपके पास अराउंड कोई $30,000 हैं, हम्म। ये वेरी करता है, क्योंकि इसमें मैंने जो चीज एक नहीं ऐड की वो की हैंड ओवर पेमेंट, वो इसमें मैंने नहीं ऐड की हुई। तो अगर ये किस्तें थोड़ी कम भी हैं तो हो सकता है ये भी हो कि जो हैंड ओवर पेमेंट है वो ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन हैंड मैंने ओवर पेमेंट से मुराद वो जो डीएलडी की फीस वगैरह होती है वो सब? हैंड ओवर मतलब ये कि कुछ डेवलपर, जैसे अब इसका पेमेंट प्लान तो बड़ा सिंपल सा है ना, इसका तो जो एक है डेवलपर उसका तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई 20% अभी 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 पे कीजिए, 40% आप हैंड ओवर तक पे कीजिए, ठीक है, और उसके बाद 40% आप पोस्ट हैंड ओवर पे कर दीजिए। हम्म। ये तो हो गया। अब वो कह रहा है कि जी पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान नहीं है। एक डेवलपर है, वो ये देखें वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है मुझे ये देखें, 1090। 10% अभी दो, 90% पूरे 3 साल में पे कर देना, ठीक है। अच्छा। एक डेवलपर कह रहा है 10% अभी दो, 20% बीच में दो, और 70% हैंड ओवर पे चाहिए मुझे, लमसम। लमसम। कोई हम्म। ओवर पेमेंट पेमेंट प्लान नहीं है, 70% आपने मुझे हैंड ओवर पे देना है। तो सबके ना वेरी करते हैं। अब इसी का देख लें पेमेंट प्लान, 15% आप अभी पे करें, ठीक है, 45% इन बिटवीन पे करें, हैंड ओवर पे 20% और पे करें, और उसके बाद मैं आपको 20% का पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान दे रहा ठीक है, हूं। तो यानी कि अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें डेफिनेटली मल्टीपल ऑप्शन, और ये मस्कत के हिसाब से सारे सारे डेवलपर्स यहाँ मौजूद हैं। तो इसी तरह से आप डिलीवरी डेज भी देख सकते हैं, कोई 2026 में हो रहा है, कोई 27 में हो रहा है, कोई 28 में हो रहा है। देखिए 28 में काफ़ी हो रहे हैं, फिर 26 में हो रहे हैं, 27 में हो रहे हैं। तो वो इनके टाइमिंग्स वगैरह बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब अच्छा, जो जो 28 में हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो तो काफ़ी फार आउट है ना, तो फिर उनका जो मंथली पेमेंट है वो तो कम होनी चाहिए कि नहीं? यार दरअसल डिपेंड करता है ना, इसमें मैंने एक चीज़ और भी नहीं ऐड की ना, प्राइसिंग नहीं ऐड की, हम्म। क्योंकि प्राइसिंग और हैंडओवर पेमेंट दो चीज़ें हैं जिसमें मौजूद नहीं है, जिसकी राइट। वजह से आपको ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रॉब्ली प्राइसिंग देखेंगे तो कहेंगे और ये तो महंगा है। हाँ। अब जैसे और लाइन नंबर डी है, प्रोजेक्ट नंबर डी, जी उसका जो मंथली बन रहा है वो 868 है। ऐसे ही है, तो और वो कंप्लीट भी 2 साल में हो रहा है, 2027 में। बिल्कुल एग्जैक्टली 2 साल में हो रहा है कंप्लीट। लेकिन वो मेरे ख्याल में पहले आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं ना, यानी कि 15%, फिर 45, फिर 20 और फिर 20। हैंडओवर पे वो 20% आपसे मांग रहा है, हम्म। और फिर उसके बाद 20% उसका पोस्ट हैंडओवर है। हम्म। इस वजह से इसकी किस्त सबसे छोटी हो गई ठीक है। है ना, करीब हो गई। तो अब इससे अंदाजा ये हो रहा है कि तकरीबन $30,000 चाहिए आपको सही है। डाउन पेमेंट के लिए,
ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना, आप एक कॉलम और ऐड कर दीजिएगा बाद में, बताइए। कि अगर कोई इन्वेस्टर रेंटल के लिए सोच रहा है हम्म, तो वो ये भी कंपेयर करते हैं कि जो मंथली मेरी जा रही है वो रेंट कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम्म, 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 तो मंथली जैसे आप OMR का आपने कॉलम बनाया हुआ है ना, तो एक कॉलम साइड में बना दें कि पोटेंशियल रेंट, हम्म, ताकि वो उसके जहन में रहे कि अच्छा मैं 1338 अगर मैं पे कर रहा हूँ तो मैं कलेक्ट कितना कर रहा हूँ हम्म, रेंट से। हम्म, तो वो एक कैलकुलेशन दोनों के जहन में होती है कि यार मेरी आउटगोइंग कितनी है और मेरी इनकमिंग कितनी है। इनकमिंग करती है। हाँ, नहीं इसमें ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। हम्म। उनका अच्छा आइडिया है, तो इसमें इससे ऐड। आपको जो है ना कैश फ्लो पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी का कैश फ्लो कितना है। ये 3 डेवलपर्स हैं जो कि आपको पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान दे रहे हैं, तो वो उसमें फिर ऐड हो जाएगा वो, कि कितना फिर मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही हो गया, 1 बेड का आइडिया हो गया लोगों को अगर वो देख रहे हैं तो। अच्छा, आ जाते हैं 2 बेड के ऊपर। 2 बेड में अराउंड को 40,000 एवरेज, यानी वैसे तो $90,000 भी हैं, 36,000 भी है, लेकिन ये है कि $42,000 एवरेज है, और उसकी जो महीने की किस्त बनेगी वो तकरीबन $3,000 से $4,000 तक बनेगी। तो अगर आप $3,000-4,000 अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 2 बेड अफोर्ड कर सकते हैं। 40,000 अगर डॉलर आपके पास अभी पड़े हुए हैं तो आप 2 बेड अफोर्ड कर सकते हैं। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids, and let me know what you think about that. Let's get back to the video. टाउन हाउस में आ जाए। ये टाउन हाउस है, तकरीबन आपको $80,000 चाहिए, 85,000 ऑन एवरेज। हाँ। ऑन एवरेज। सबसे सस्ता ये है, $63,000 आपको चाहिए, और इसकी भी जो मंथली है वो तकरीबन यही $3,000 बनती है। नॉट बैड, नॉट बैड। डिलीवरी किसी की 2027 के अंदर है, किसी की 2028 के अंदर है, इस तरह से इनकी डिलीवरीज है। राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं 4 बेड विला। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑप्शन कम हो जाते हैं आपके। राइट, अब क्योंकि ये वो बनते कम है ना। ज़्यादा चाहिए, $176,000 चाहिए आपको 4 बेड के लिए, और जो मंथली आपकी तकरीबन $12,000 बनती है। और अगर 5 बेड पे आप जाते हैं तो $118,000 चाहिए, $148,000 चाहिए, और उनकी जो फिर मंथली बनेगी वो $13,000 या फिर $65,000, डिपेंडिंग के उनका पेमेंट प्लान वगैरह। ओहो, 65,000 मंथली। ओहो, ये तो ठीक ठाक है। तो हाँ, लेकिन इसका पीरियड छोटा होगा ना, इस तरह से होगा। अच्छा, एक तो ये बनाया था, दूसरा हमने ये बनाया था, ये वाला याद है आपके साथ पहले भी शेयर किया था हमने जी। ये थोड़ा सा मैंने इसको अपडेट कर लिया था। तो अब इसके अंदर ये है कि अगर आपको 3 महीने में रेजिडेंसी चाहिए तो आपकी जेब में तकरीबन $156,000 होने चाहिए 1 बेड के लिए, और आपको 3 महीने के अंदर रेजिडेंसी मिल जाएगी। और ये एवरेज प्राइस है ना, यानी कि अगर आप रेडी प्रॉपर्टी लेते हैं तो ऑन एवरेज आपको इतने की पड़ेगी है। जी बिल्कुल, अराउंड $150,000 to $156,000 की पड़ेगी, और 3 महीने में आपकी रेजिडेंसी हो जाएगी। दुकुम पे लेते हैं तो अभी दुकुम में आज की अनाउंसमेंट है, उन्होंने नई बिल्डिंग लॉन्च कर दी है। अभी इन्होंने वहाँ एग्जीबिशन हो रही है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल? रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन्होंने लॉन्च की। अच्छा। तो उसमें जो स्टूडियो है जिसकी प्रॉब्ली खिड़की नहीं होगी अंदर भी बने हुए स्टूडियोज, तो वो दे रहे हैं 22,000। खिड़की नहीं, क्या मतलब? वो मतलब जेल की तरह से होगा क्या? वो मतलब जिस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है ना, हाँ। उसमें जिस तरह आपकी स्टेयर्स नहीं होती, हाँ। उसके सेंटर में होती हैं स्टेयर्स, राइट। तो उन्होंने 2 स्टूडियो सेंटर में भी निकाले हुए, क्योंकि अच्छा। वो ये भी है ना, क्योंकि वो तो एयर कंडीशनिंग चल रही होती है सारा वक्त, तो इस वजह से उन्होंने वो निकाले हुए। तो प्रॉब्लम जिसकी खिड़की नहीं होगी वो तकरीबन आपको मिल जाएगा कोई $58,000 का, तो लेकिन $10,000 खिड़की सस्ता। बालकनी होगी या वो भी नहीं होगी? नहीं होगी, बालकनी भी नहीं होगी। तो फिर तो वो तो बंकर हो गया फिर तो। बंकर हो गया, बंकर हो गया। हाँ, लेकिन वही कह रहा हूँ ना कि वो भी ऑप्शन है उसका। अच्छा। अदरवाइज $67,000 के अंदर आपको दुकुम में हो जाएगी। फिर अगर आपको मस्कत में चाहिए तो मिनिमम मस्कत में $137,000 होगा। ये है 1 बेड का, और अगर आप स्टूडियो जाते हैं तो $109,000
डॉलर्स की आपकी हो जाएगी। ये हमने थोड़ा सा सबके लिए कर दिया था कि एक ही गो में लोगों को पता चल जाए कि कौन सी करेंसी उन्होंने देखनी है, क्योंकि इन अच्छा, सारी करेंसी को हम डील कर रहे ये हैं है इस क्या, वक्त। स्टूडियो है या ये वन बेड है? ये नीचे वाला स्टूडियो है, अच्छा। ऊपर वाला वन बेड है। ये ऑफिस है और ये वन बेड है। वन बेड है। ये वन बेड है ऊपर वाला। तो ये 3 महीने, हम्म। ये 8 महीने, ये 20 महीने, ये 40 मंथ्स, ये पी। सही है। तो ये हमने थोड़ी सी समरी दे दी। जो भी इस वक्त ओमान को देख रहा है वो ये सोचता होगा कि उसको कोई कंपैरिजंस करके दे दे कि भाई मिनिमम एंट्री पॉइंट क्या है, क्या चीज़ मुझे कितने की मिलेगी। तो वो काम हमने आप लोगों के लिए कर दिया है, वो भी, और साथ में ये वाला भी काम भी कि भाई अगर आपके पास 21,000 20,000 डॉलर हैं तो आप एक स्टूडियो जो है उसकी डाउन पेमेंट कर सकते हैं। और तकरीबन हाँ, 14 उसके यहाँ से 15 स्टूडियो काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि अगर आप मतलब टिपिकली इतने तो इन्वेस्टर के पास होते ही हैं जो भी इन्वेस्टर करना चाह रहा होता है। तो अगर 20-25 हज़ार अगर आपने इन्वेस्ट करके अपना गेम शुरू करना है तो इट्स एन ईजी ऑप्शन। और जैसे 500 या 800 या $1,000 आपको मंथली पे करने हैं, तो ये तो इतना मुश्किल नहीं है एक एवरेज बंदे के लिए। नहीं, अगर ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट जितना आप जाएं उतना आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो कुछ लोग जो बुक करते हैं तो उसमें यही होता है कि आपके पास डाउन पेमेंट होती है, फिर आप मॉर्गेज लेते हैं और मॉर्गेज की पेमेंट करते रहते हैं। तो उसी हवाले से मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टूडियो का। ये टेस्टिंग द वाटर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि आप उसको मॉनिटर करते रहें, देखते रहें कि भाई किस तरह से चल रहा है। दूसरी ये कि ये इस वक्त खासकर सुल्तान हितम की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट्स हैं, शुरू के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस पर गवर्नमेंट का इस पर बड़ा शदीद फोकस है और वो खुद आके इन प्रोजेक्ट्स को जो है ना वो मॉनिटर कर रही है। तो उसका एडवांटेज अब लोगों को मिलेगा। हाँ, आपको एग्जैक्ट फिगर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके अंदाजे के मुताबिक इन स्टूडियोज़ का रेंट कितना होगा? यार मैंने कुछ कैलकुलेशंस तो की हैं इनकी, आप समझिए 4-4.5 तक होगा। 4-4.5? ये नेट क्या हमारे रियल? नेट 4.5% नेट। अच्छा, परसेंटेज, ठीक है। नहीं, मैं मंथली जानना चाह रहा था कि मंथली कितनी मंथली पड़ेगी। कितना होगा? हाँ, ताकि उसको कंपेयर करना है ना कि जो हमारी मंथली पेमेंट बन रही है बिल्डर के साथ, वो उससे बैलेंस आउट हो रही है कि नहीं हो रही। ओके ओके ओके। तो 384, 350 से 400 डॉलर के दरमियान। ठीक है, यानी कि उसको काफ़ी तक तो कवर कर लेगी, लेकिन आपको कुछ अपनी जेब से पॉकेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, पूरा पूरा तो नहीं कर सकती, हाँ, पूरा तो क्योंकि नहीं उसका कर टाइम सकती। छोटा है ना, टाइम कम है। टाइम, हाँ टाइम का फैक्टर है ना। यही चीज़ अगर आप मोर्गेज पे जाते तो फिर वो कर लेती, लेकिन लेकिन उसका मोर्गेज पीरियड लंबा 30 होता है। ईयर्स का होता है ना। हाँ, उसका एडवांटेज फिर आपको पीरियड का मिल जाता है ना। इसमें तो राइट। पीरियड क्योंकि छोटा है, 3 साल का है, 5 साल का है, तो उसमें तो उसको स्क्वीज करना है सारा का सारा। हाँ, तो वो और उसमें मोर्गेज का इस वक्त अभी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना। नहीं, इस वक्त अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त उनको आपसे पैसे चाहिए ना। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि जो पैसे हैं वो लेकर आओ। हाँ। तो लेकिन कुछ अरसे में मुझे लग रहा है कि 2-3 सालों के अंदर ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वो काफ़ी इसको फ्लेक्सिबल कर देंगे। बट डिपेंड करता है उसी पे कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करती है आने वाले 2-3 सालों के अंदर। तो ये तो कंट्रोल मेजर्स होते हैं ना, जब हाँ। मार्केट को दोबारा से एक्टिव करना होता है तो वो ये काम कर लेते हैं कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, हाँ, अगर उनको डाउन ग्रोथ पेमेंट चाहिए कर तो फिर दो। उनको फाइनेंसिंग का ऑप्शन लाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना, डाउन पेमेंट भी कितनी ज्यादा है। हाँ। 20% डाउन पेमेंट है, एज ए स्टैंडर्ड मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि हालात अच्छे हैं अभी। लेकिन जब हालात थोड़े से टाइट हो गए तो ये आ जाएंगे जी, 15% दे दो, 10% दे दो, आ जाएंगे उसके ऊपर। तो ये टाइम पे डिपेंड करता है कि टाइम कैसा चल रहा है इनका। तो वो आपको अभी वो वाली मार्केट नहीं है। जैसे दुबई में तो अभी ये वाला सिलसिला है ना कि आने वाले 2-3 सालों के पैसे अभी लिए जा रहे हैं, लेकिन हाँ। यहाँ पे इस वक्त गोल्ड रश तो है नहीं। जो आ रहा है वो फूक फूक के आ रहा है, कदम रख रहा है कि अच्छा अच्छा करूँ ना टेस्ट नहीं करूँ, हुई अच्छा ना करूँ ना मार्केट करूँ। यहाँ की, दुबई की तो टेस्ट हुई है ना। दुबई की तो बिल्कुल टेस्टेड मार्केट है, एक्सपोजर बहुत है उस मार्केट का। हाँ। इस मार्केट का इतना एक्सपोजर लोगों को है नहीं, आइडिया भी नहीं है इस मार्केट का। तो व्हाट इफ सिनेरियो बहुत है यहाँ के उसमें। बट ये कि जो भी रिसर्च कर रहा है वो उसको डेटा मिल रहा है। फिर अब डेटा तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी डेटा मौजूद है आपके पास, ग्रो पॉपुलेशन का, बाकी फिर हम जो बात कर रहे थे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फिर अभी जो ट्रांजेक्शन चल रही हैं वो भी। बट ये कि ये ऊपर नीचे चलेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मार्केट जो उसने वाकई फ्लरिश करना है वो आने वाले 4-5 साल के बाद करना है फ्लरिश। हाँ। उस वक्त तक ये अपनी वो बना चुकी होगी,
लेकिन जो लोग यहाँ पे मिस कर जाएंगे वो प्राइस पॉइंट मिस कर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो प्राइस पॉइंट का तो कंपैरिजन किसी भी मार्केट के साथ आप नहीं कर सकते। प्राइस पॉइंट भी फिर जो जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं रेजिडेंसी के, वो भी हो सकता है टाइट हो जाए मजीद। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो तो। कुछ जैसे जैसे लोग आएंगे और उस ऑप्शंस को अवेल करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स उनको तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हो सकता है उसकी अभी तो जैसे कोई थ्रेशोल्ड नहीं है ना, बॉटम बॉटम थ्रेशोल्ड नहीं है प्राइस का, तो हो सकता है वो आ जाए बाद में। वो कहते हैं इतना मिनिमम हो, हाँ 50,000 ओमानी रियाल होना चाहिए, हो सकता है कह देंगे, है ना, इतना होना जैसे कि अभी जो हाई टियर ऑप्शन है रेजिडेंसी का, वो तो $500,000 उसके ऊपर है ना। तो इसी तरह से वो हो सकता है बॉटम लिमिट उसको भी लगा दें कभी बाद में। अभी तो वो क्योंकि नए नए खुले हैं ना, हाँ तो अभी तो वो जमा कर रहे हैं लोगों को, उन्होंने बिल्कुल ही हटा दिया बैरियर के भाई आ जाओ। एक अपने स्टूडियो पर रेजिडेंसी दे रहे हैं, सोचें $100,000 के ऊपर रेजिडेंसी आपको दे रहे हैं। रेजिडेंसी चाहिए वो तो स्टूडियो देखेगा, वो क्यों जाएगा वो 2 बेड की तरफ या टाउन हाउस बिल्कुल। की तरफ। जहाँ जिसको अगर सिर्फ रेजिडेंसी ही चाहिए तो फिर तो वो जो मिनिमम ऑप्शन अवेलेबल होगा वो लेके जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ओमान में जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ना, वो है टाउन हाउस। इसमें अच्छा। कोई भी शक नहीं है, क्योंकि एक तो इन कंपैरिजन विद दुबई 40% प्राइस के ऊपर है, हम्म ठीक है। और फिर ये कि वैसी क्वांटिटी में टाउन हाउसेस डेवलपर कम बनाता है, क्योंकि उसमें पैसे उसके खर्च ज्यादा होते हैं और वो वैल्यू ज्यादा निकाल नहीं पाता। टाउन हाउस होता क्या है, अपार्टमेंट ऑन अ लैंड, तो उसमें कोई फैंसी चीज तो होती नहीं है और दीवारें जुड़ी हुई होती हैं उनकी, तो लैंड एरिया भी नहीं होता आपके पास, कुछ होता ही नहीं, सिर्फ सामने का लॉन होता है और पीछे का एक छोटा सा लॉन होता है, दैट्स इट। तो वो जो पैसे बनाता है ना, वो फिर विला में बनाता है पैसे या फिर अपार्टमेंट्स में बनाता है। तो बिजनेस प्लान टाउन हाउस का जो है ना, वो इतने आराम से अप्रूव नहीं होता है। तो इस वक्त अच्छा। लोग अगर जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लैंड सस्ती है ओमान के अंदर, तो आपको यानी 1348 पर स्क्वायर फीट का रेट है इमार का, 1348 पर स्क्वायर फीट का रेट है, दरम पर स्क्वायर फीट का रेट है इमार का। यहां पे 560 का रेट है, 560 टाउन हाउस। तो आप सोचिए, हजार दरहम सस्ता है यहाँ पे टाउन हाउस इस वक्त। लेकिन क्या वो 5 साल बाद भी यही होगा या 3 साल बाद भी यही होगा? तो उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा होगी। और इस वक्त ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दुबई में हम देखते हैं ना, तो टाउन हाउसेस की जो रेंटल्स हैं वो अपार्टमेंट से कम होते हैं। अच्छा। ये तो बात है। हाँ क्योंकि वहाँ पे रेंटल पे बहुत कम ही लोग जाते होंगे ना, वो सिर्फ वो लोग जाते होंगे जिनको खुद रहना है। वैसे भी अपार्टमेंट का सबसे बड़ा गेम ही रेंटल का है, कि मेरा रेंटल अच्छा आएगा, हाँ जल्दी जल्दी लोग आएंगे, मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे बहुत जरूरत है उस चीज की। टाउन हाउसेज और घरों के लिए तो लोग को जल्दी नहीं चाहिए होती, उनको तो दूर भी चले जाएं तो अच्छी बात है। अपार्टमेंट्स करीब होते हैं ऐसी जगहों के, जो हाँ हॉट होती हैं, और अपार्टमेंट और जो टाउन हाउसेज हैं और विलाज हैं वो थोड़े दूर बनते हैं। तो लोग उसको उन्हें पीस चाहिए होता है, फैमिली के साथ टाइम चाहिए होता है, इस वजह से। तो अब यहाँ पर ओमान के अंदर टाउन हाउसेज, अच्छे वाले टाउन हाउसेज समझे पहली दफा बनने शुरू हुए। आखिरी जो है वो अलमौज में बने थे। अलमौज में 190 का है, 1,90,000 ओमानी रियाल का टाउन हाउस है। और यहां पे सुल्तान हितम के अंदर 1,20,000 का है। अच्छा 70,000 ओमानी रियाल सस्ता मिल रहा है टाउन हाउस अभी आपको यहाँ पे। और ये नहीं कह रहा कि अलमौज, सुल्तान हितम सिटी अलमौज बनेगा, नहीं बन सकता, वो है भी नहीं। लेकिन सेकंड बेस्ट चीज बनने वाली है ओमान की, सुल्तान हितम सिटी सेकंड बेस्ट। अलमौज को अगर निकाल दें तो भाई इतनी अंडर वैल्यू थोड़ी होगी 20,000 सस्ता होगा, 15,000 सस्ता होगा, या अभी 70,000 सस्ता है। तो लोगों को इस वक्त रश करना चाहिए, ये जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनको अपार्टमेंट देखने ही नहीं चाहिए अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ। तो आपने जो अभी ऑप्शंस दिखाए थे अपार्टमेंट्स के, ये सुल्तान हितम सिटी के ही प्रोजेक्ट्स हैं? नहीं, पूरे ओमान के हैं ये पूरा अच्छा सही है। सॉरी, नॉट पूरे ओमान, मस्कत के, मस्कत के हैं, सही है। सारे मस्कत के, ठीक इसमें सब शामिल है। मैंने वो नाम इसलिए निकाल दिए थे कि हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि भाई मेरे पास पैसे कितने हैं और मैं एंटर कहाँ हो सकता हूँ। एक एवरेज प्राइस पे कंपेयर कर रहे थे, तो इसलिए मैंने नाम हटा दिए थे कि भाई ठीक है। नाम हम हटा दें। बट ये कि ओवरऑल लोगों को आइडिया हो गया होगा इस पॉडकास्ट से कि भाई उनको एक मिनिमम कितने पैसे चाहिए, उस मिनिमम पे उनको क्या मिल सकता है।
और इन्वेस्टमेंट एडवाइस हमने आपको कर दी है कि अगर आप टाउन हाउस अफोर्ड कर सकते हैं तो इस वक्त टाउन हाउसेज देखिए। टाउन हाउसेज जो हैं वो रेयर ब्रीड हैं ओमान के हाँ, अंदर भी और दुबई के वो अंदर। स्कार्सिटी वाला ऑप्शन है ना उसके अंदर। बहुत जबरदस्त concept। ये दुबई में तो टाउन हाउसेज बन ही नहीं रहे हैं, कोई डेवलपर ही नहीं है जो 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 बना रहा है। सिवाय 2 डेवलपर के, एक तरह से देखा जाए शोभा के बहुत महंगे हैं, 9-9 मिलियन 11-11 मिलियन के वो हैं। एलिंगटन बहुत अच्छा डेवलपर है, उसके भी कोई बहुत ही सुपर डुपर एक्सपेंसिव है। रीजनेबल जो प्राइसेस आती हैं वो या तो ईमार की आती हैं या डमैक की आती हैं। बाकी कोई इवन नखील वकील भी बना रहे हैं, लेकिन फिर वो सुपर एक्सपेंसिव है। बड़े लिमिटेड डेवलपर्स हैं जो कि वहां बना रहे हैं। तो कैपिटल एप्रिसिएशन अपार्टमेंट से ज्यादा है टाउन ऑफ कोर्स। हाउसेस का। हाँ, तो फिर इसलिए जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा वाली बात है ना। हाँ हाँ, और दरअसल अपार्टमेंट की तो भरमार होगी, देखिएगा भरमार होगी। और वही जिसकी चीज की भरमार हो वो आपको पता है उसकी फिर वैल्यू गिर मैं ये जाती देख रहा था कि दुबई में जो वली की जो अक्सर वीडियोस होती हैं जिसमें वो कवर करता है, तो वो तो बेतहाशा यूनिट्स आ रहे हैं उसके अंदर। तो मुझे एक कभी कभार ये फील होता है कि ये जो स्कार्सिटी वाला एलिमेंट है ये तो गायब हो जाएगा अपार्टमेंट्स में से। यानी कि इतनी तादाद में वो बन रहे हैं, यानी कि अगले 5 साल के अंदर इतने अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स फिर जो सप्लाई है वो काफ़ी बढ़ जाएगी ना। इसीलिए तो जब दुबई को आप देखते हैं ना तो आपको फिर उसकी रियल इंजीनियरिंग करनी होती है। वो इंजीनियरिंग ये कि यार मुझे ये सॉलिड रीजन बताओ कि यहाँ पे क्यों आएंगे लोग, किसी भी मौसम में किसी भी वक्त क्यों आएंगे। तो अगर वो रीजन आपके पास नहीं है उस जगह के, तो फिर बड़ी अजीब सी इन्वेस्टमेंट है वो। क्योंकि अगर हालात खराब हुए तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बहुत परेशान करेगी। लेकिन अगर आपके पास सॉलिड रीजंस हैं कि भाई, और मैं तो लोगों को जो गाइड कर रहा हूं वो इस चीज पे गाइड कर रहा हूं दुबई के अंदर कि कोविड आ जाए, ऐसी प्रॉपर्टी लेनी है जो अगले कोविड में भी रेंट पे रहे और वैल्यू कम से कम गिरे उसकी। कोविड से अच्छा लिटमस टेस्ट तो नहीं हो सकता आपके पास आपकी लाइफ टाइम में। तो आप जाइए कोविड को स्टडी कीजिए, देखिए कौन सा एरिया था जहां पे लोगों ने सबसे कम घर छोड़े, सबसे कम रेंटल कम हुआ है, और वो इलाका बंद ही नहीं हुआ है काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी एसेंशियल सर्विसेज चल रही थी वहां पे कि वो बिल्कुल नहीं बंद हुआ। तो अगर आपने कोई ऐसी इलाका ढूंढ लिए तो आराम से इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी ले ली है जो बुरे हालात में भी जो टेस्ट हो गई है। हाँ, That's it। लेकिन अगर आपने ये करके लिए कि यार दुबई सब पीक पे चढ़ा हुआ है और हर आदमी आ रहा है और यहाँ पे भी जरूर आएगा क्योंकि हर जगह जा रहा है तो यहाँ पे भी जरूर आएगा, वो तो अभी की बात है ना। ये आप अज्यूम नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दुबई इसी वजह से दुबई थोड़ा सा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ के। भाई यहाँ से लोग भागते तो नहीं उस तरह से जिस तरह से दुबई से भागेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई क्राइसिस आ जाता है कोविड जैसा, तो जिस तरह से दुबई से लोग भागे थे, यहाँ से तो लोग नहीं भागते ना। तो उस हवाले से ये रिस्क तो रहेगा दुबई में कि भाई जो फ्लो है वो टेम्प्रेरी वर्कर्स इमिग्रेंट्स का है, तो वो जब तक बरकरार रहेगा तब तक सब कुछ अच्छा है। लेकिन जैसे ही वो किसी भी क्राइसिस की वजह से निकलता है तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी आएगा मार्केट के ऊपर। हाँ वो, लेकिन अब देखें अपने मेजर्स उन्होंने डाल दिए हैं सर, रेजिडेंसीज के ऑप्शन और 10 इयर्स और नर्सेस को दे रहे हैं, गेमर्स को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग अब कहें कि हमारा घर है ये। और ये उनका सबसे वीक पॉइंट था कि भाई हालात खराब होंगे तो सबसे पहले लोग अपने अपने घरों पे जाएंगे। हाँ, लेकिन 2 चीजें हो गई हैं। एक तो ये कि वो उसको फैसिलिटेट करने लगे कि रहो 10 साल रहो 20 साल रहो जो भी है। एक ये, दूसरा हमारे मुल्कों के इतने हालात खराब हो गए हैं कि हम वापस कहाँ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो है। मुल्कों की क्या वो रह गई है वहां पे। और कुछ नहीं बचा था तो जंग हो गई। पहले बड़ी तरक्की हो रही थी, अब जंग भी कर दिए साथ साथ में। तो अब वहां पे वो जो बेचारे एज पे थे लोग, वो कह लेंगे यार इसका मतलब किसी दिन अब बम भी आके गिरेगा ऊपर। मतलब यही चीज रह गई थी ना। हमने तो अपनी लाइफ पे देखी नहीं ना। मैं 74 का हूँ, 1974 में मैं पैदा हुआ था, 71 में लास्ट हुई थी वॉर, राइट। तो हमने अपनी जिंदगी में तो कोई जंग इससे पहले देखी थी नहीं। ये भी अब देख ली है तो अब एक और सर पे ये भी खड़ा हो गया है कि चलो क्या होगा उसके साथ। बट एनीवे चलें इसको रैप अप करते हैं। इंसाइटफुल डिस्कशन मुझसे भाई, थैंक यू वेरी मच। देखने वालों के लिए प्लीज़ हमें क्वेश्चन करके हमें ईमेल कीजिए।
अपना जो भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए। तो अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए इन प्रोजेक्ट के हवाले से तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट करें, हम आपको कॉल पे लेके उन प्रोजेक्ट्स की मज़ीद डिटेल्स देंगे ताकि आपको मज़ीद आसानी हो इन डिसीजंस को लेने की। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच वसीम भाई, हाँ सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। चलें, डन, थैंक यू सो थैंक मच। यू, अल्लाह हाफिज़।